अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में रेस्टोरेशन पीरियड के बाद अगस्टन एज की। इस एज को एज ऑफ पॉप यानी अलेक्जेंडर पॉप, ये भी इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी वजह तस्मिया क्या है वो हम आगे चलकर जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अगस्टन एज का थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। इसको पिछली वीडियो के साथ रब्त बनाने के लिए थोड़ा सा इसको पीछे से शुरू करेंगे, और दूसरे नंबर पे अगस्टन एज की वजह तस्मिया जानेंगे कि इसको अगस्टन एज क्यों कहा जाता है, और एज ऑफ पॉप, एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप क्यों कहा जाता है ये जानेंगे। उसके बाद आगे मेन फ्यूचर्स वगैरह पर बात करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ल्स सेकंड है, जेम्स वन का बेटा, जिसके दौर को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, 1688 के अंदर उसको अपने मुल्क से निकाल दिया गया था, मुल्क बदर कर दिया गया था ग्लोरियस रेवोल्यूशन के ज़रिए, क्योंकि लोग उसके ख़िलाफ़ थे और एक उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चला, एक तहरीक चली जिसके अंदर बग़ैर खून रेज़ी किए, बग़ैर खून बहाए उसको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से मुल्क से निकाल दिया गया। तो उसको निकलवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो उसकी अपनी बेटी का था। उसकी अपनी बेटी ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, यानी मैरी, उसके बेटी का नाम मैरी था, मैरी ने विलियम अपने हस्बैंड के साथ मिलकर तख्त पर कब्ज़ा कर लिया, और 1694 के लगभग मैरी खुद फौत हो गई और 1702 के अंदर विलियम भी जान से गया। तो इस दौर के अंदर कोई ख़ास ऐसी चीज़ याद करने वाली नहीं है। 1688 से लेकर 1702 तक ये दौर जो है ये लिटरेरी हवाले से इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। तो हम आगे से शुरू करते हैं जैसा कि रिवायती तौर पर हमें पढ़ाया जाता है। 1702 के अंदर उसी चार्ल्स सेकंड यानी जो रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर जो किंग था, उसकी एक दूसरी बेटी एन, उसको बादशाह बनाया गया, उसको क्वीन बनाया गया। 1702 से लेके 1714 तक, यानी 1702 से लेकर 1714 तक उसने राज किया। उसके बाद जॉर्ज 1714 से 27 तक, और जॉर्ज सेकंड 1727 से 1760 तक। यानी इस दौर के अंदर 3 बादशाह और गुजरे हैं, 2 बादशाह और एक क्वीन, जिन्होंने इस दौर के अंदर राज किया है। अब हम जानते हैं कि अगस्टन एज को अगस्टन एज क्यों कहते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। मैंने उसमें बताया था कि इस दौर के अंदर क्लासिकल लिटरेचर को, क्लासिसिज्म को बहुत ज़्यादा अप्रूव किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था, और सारा काम इसी पर किया जा रहा था, जिसको इसी वजह से इसको न्यू क्लासिसिज्म भी कहते हैं। असल में क्लासिक लिटरेचर जो है वो 27 कबल मसीह 17 BC या 14 हिजरी 14 AD के अंदर क्लासिक लिटरेचर जो है वो रोमन में, इटालियन में लिखा गया था। तो उन्हीं दौर को कॉपी करने के लिए, उसी दौर के लिटरेचर को कॉपी करने के लिए, उन्हीं के वर्क्स पर अपना वर्क्स आगे बढ़ाने के लिए इस दौर को भी उसी दौर की मिसल करार दिया गया। और उस दौर के अंदर जो किंग था वो था अगस्त, तो उसी के नाम पर इस दौर को भी अगस्त के नाम से मशहूर कर दिया गया, जो कि 18वीं सेंचुरी के राइटर्स ने ख़ुद ये मुंतखब किया था इस दौर का नाम। तब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। यानी इस दौर के अंदर जो वर्क बहुत ज़्यादा लिखा गया, जिस वर्क पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया, जिस वर्क को कॉपी किया गया, उस असल वर्क के अंदर, जो उस वर्क के दौर के अंदर जो किंग था अगस्त 17 BC में, उसी के नाम पर इस दौर को भी अगस्टन एज कहा जाने लगा। और एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ा राइटर था, नावल और प्रोज राइटर के अंदर उसका बहुत काम है, अलेक्जेंडर पोप, जो कि इस दौर की बहुत मशहूर और ताकतवर शख्सियत था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगस्टन एज की वजह तस्मिया और इसका बैकग्राउंड जानने के बाद अब हम देखते हैं इस दौर के अंदर हालात व वाक़यात कैसे थे, और इस दौर की पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं कि इस दौर में पॉलिटिकल इश्यूज़ कैसे थे और उन्होंने अपना तासुर वर्क पे कैसे छोड़ा, लिटरेचर पे कैसा छोड़ा।
जोग्राफियाई हवाले से जो स्कॉटलैंड है वो इंग्लैंड के साथ मिला दिया गया, इसका ही हिस्सा बना दिया गया। इसके अलावा इंग्लिश की फर्स्ट जो कैबिनेट है उसको फॉर्म किया गया और इंग्लिश का न्यूज़पेपर द डेली कॉरेंट के नाम से 1702 में लंदन के अंदर शाया किया गया, जो कि हर रोज़ शाया होता था। तो हमें यह भी पता चल गया कि इंग्लिश का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर शाया हुआ था वो कहाँ से और किस नाम से हुआ था और किस दौर में हुआ था। 1702 के अंदर अगस्टन एज में लंदन से द डेली कॉरेंट के नाम से जारी हुआ था। ये भी चीज़ याद रख लीजिए, क्विज़ के तौर पर पूछी जा सकती है। इसके अलावा इस दौर में बहुत ज़्यादा अदबी अंजुमन का आगाज़ हुआ, जिसको स्क्रिबलर्स क्लब के नाम से भी जाना जाता है। इसके मेंबर अलेक्जेंडर पॉप, जॉन गे, जॉन आर्बिटेंट, जोनाथन स्विफ्ट और टॉमस पैरनल थे। इसके अलावा किट कैट क्लब भी बनाया गया और स्पेक्टेटर क्लब भी था, जिसके अंदर अदबी लोग जो हैं, जितने भी अदीब हैं, वो बैठा करते थे अंजुमन बनाकर और उसके अंदर डिस्कस वगैरह किया करते थे। पॉलिटिकल इश्यूज़ पे ज़्यादा बात की जाती थी। इसके अलावा इस दौर के अहम फीचर्स ये हैं कि इस दौर के अंदर क्लासिसिज्म को बहुत ज़्यादा कॉपी करने के साथ साथ इस दौर के अंदर नावल बहुत ज़्यादा ऊपर लाया गया। ड्रामा, प्रोस और पोइट्री, इन तीनों चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा इनकी निस्बत चीज़ ऊपर लाई गई वो थी नावल। और दूसरी बात यह कि साइंस फिक्शन इन चीज़ों पे तो लिखा ही जाता था। इसके साथ साथ इस दौर के वर्क में पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, यानी लोगों ने, राइटर्स ने अपने मुल्क के सियासी और माशरती मामलात को अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया, उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। और लिटरेरी हवाले से एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि रेगुलर पेंटामीटर, ये जब आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में पोइटिक टर्म्स में जाएंगे तो उसके अंदर ये आपको वीडियो मिल जाएगी। पेंटामीटर, कॉपलेट और ब्लैंक वर्स, इन दोनों को बहुत ज़्यादा परफेक्शन मिली। इसके अलावा लायरिक पोइट्री इस दौर के अंदर बड़ी अप्रूव हुई और बहुत सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। सटारिकल वर्स लिखी गई। इसके अलावा बायोग्राफीज़, लोगों की इनसे जो पहले गुजर गए थे, अब चूँकि इनकी तारीख़ काफ़ी हो गई थी तो उनकी बायोग्राफ़ी लिखने लगे, उनके सवाने हयात पे लिखने लगे। उसके अलावा एक और चीज़ ट्रेवलॉग्स आपको पता है कि इंग्लैंड के जब 2-3 अदवार पीछे जाएं तो किंग ने बाकायदा इस पे एक पूरी टीम बनाई हुई थी, पूरी टीम तश्कील दी हुई थी कि इंग्लैंड के नुमाइंदे, इंग्लैंड के जो बाशिंदे हैं, बाहर जाकर दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ लूट मार करें अपने किंग की सरपरस्ती में और उन पे उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करें और इस पर बाकायदा ख़र्चा किया जाता, उनको सिक्योरिटी दी जाती, बहुत ज़्यादा उन पे काम किया जाता, जिसका एक नतीजा हमारा बर सग़ीर जो हिंदुस्तान है ये भी इंग्लैंड के कब्ज़े में रहा। तो उस दौर में जो लोग, गरीब लोग बाहर सफ़र नहीं कर सकते थे, वर्जीनिया यानी अमेरिका में नहीं जा सकते थे, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते थे, सैर सपाटे पे नहीं जा सकते थे, तो उन लोगों के लिए राइटर्स ने लिखना शुरू किया। अपने जो सफ़र के हालात थे, सफ़रनामे, इन ट्रेवलॉग्स का मतलब सफ़रनामे, वो लिखना शुरू किए ताकि जो लोग नहीं जा सकते वो चीज़ों को पढ़कर उससे महसूस हों और तलज़्ज़ुज़ हासिल करें। उसके अलावा पॉलिटिकल एलिगरीज बहुत ज़्यादा लिखी गई, रोमांटिक टेल्स भी लिखी गई और उसके अलावा एक और चीज़ जर्नलिज़म, सहाफ़त को बहुत ज़्यादा अप्रूव किया गया। क्योंकि अब देखिए इस दौर के अंदर इससे पहले ही जो प्रिंटिंग वाला शोबा है उसको बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया गया था, इसके अंदर और ज़्यादा उसको सस्ता कर दिया गया। और जब प्रिंटिंग वाला शोबा सस्ता हुआ, प्रिंटिंग मशीनें सस्ती हुई, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखना शुरू किया, लोगों ने अपना काम छपवाना शुरू किया, पढ़ने वाले बढ़े, लिखने वाले बढ़े, तो फिर इस काम को और ज़्यादा तरक्की मिलती गई। तो सहाफ़त, जर्नलिज़म इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आई। और सारे दौर के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन चलती रही वो ये कि क्लासिकल, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो क्लासिकल वर्क्स थे इससे पहले उनको बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया, उन पे बहुत ज़्यादा लिखा गया, तो इन्होंने अपना अंदाज़ भी वही अपनाया। तो ये हो गई बात इस दौर के बहुत अहम फ़ीचर्स के बारे में। इस दौर में हालात व वाक़यात कैसे थे, क्वीन कौन थी, इसके अलावा इसका बैकग्राउंड क्या था, आसपास कैसे मुल्की हालात चल रहे थे, ये हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिए। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके राइटर्स की तरफ और मेन वर्क्स की तरफ। राइटर्स में जो सबसे बड़ा नाम हमें मिलता है वो है अलेक्जेंडर पॉप का,
जिसकी एज 1688 से लेकर 1744 तक है। इसने द रेप ऑफ द लॉक और एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये दो चीज़ें ऐसी लिखी कि इसके बाद इसको इतना ख़रीदा गया, लोगों ने इसको इतना मशहूर किया कि पूरे इंग्लैंड के अंदर इसका चर्चा होने लग गया, इसका ही बोलबाला था। और उसके बाद यही मौका था कि जब इसके पास बहुत ज़्यादा दौलत आई और ये ताकत के नशे में अलेक्जेंडर पॉप बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, तो कोई बंदा उस वक़्त अलेक्जेंडर पॉप के मुकाबले में आने की जुर्रत नहीं करता था। इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट, आपने नाम सुना होगा यकीनन, बहुत मशहूर है। द बैटल ऑफ द बुक्स और अ टेल ऑफ टब, ये बहुत मशहूर है। और गुलिवर ट्रैवल्स बहुत मशहूर है। उसके अलावा डैनियल डेफे, इसकी रॉबिन्सन कर्से क्रूस। उसके अलावा जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील, इन्होंने ऐसे बहुत ज़्यादा लिखे। टोटल 555 एसेज में से 274 इन्हीं के थे। इसके अलावा द टाल्टर एंड द स्पेक्टर, ये इनका एक बहुत मशहूर वर्क है। इसके अलावा सैमुअल रिचर्डसन, उसकी है पैमिला और विर्चू रिवार्डेड, इन दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये सैमुअल रिचर्डसन का जो पैमिला वर्क था, ये फर्स्ट इंग्लिश नावल है। इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले नावल लिखा गया वो याद रखिए पैमिला है, जो कि सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा। इसकी एज 1689 से 1761 तक है। इनके अलावा और काफ़ी रहे हैं। हेनरी फील्डिंग, जो इसका वर्क था। जोसेफ एंड्रयूस, ये भी नावल था। तो ये इस दौर की बहुत ज़्यादा कॉमन और मशहूर चीज़ें हैं जो कि आज हमें पढ़ने को मिलती हैं। अपनी तरफ से मैंने मुकम्मल कोशिश की है कि मैं इस दौर को जितना हो सके अच्छे अंदाज में बयान करने की कोशिश करूं। इसके अलावा मैंने इस दौर के अंदर आपको तरतीबवार इस दौर के जो है नाम, इसका टाइटल अगस्टन एज, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया, उसकी वजह तस्मीया बताई। उसके बाद हमने इसके मेन फीचर्स और मेन फैक्ट्स के बारे में बात की, फिर राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में बात की। आई होप दैट्स इनफ। अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।